सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैलेट स्टडी। तो ये है तुम्हारे सामने साइंस के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ गाइस, ये टॉप 10 क्वेश्चन है जिन्हें तुम्हें जरूर पढ़ के जाना है। इन्हें देख लो यार कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब के आंसर्स गाइस आपने पता ही चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनने आ रही है गाइस। हम बात करें डायग्राम्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ऐसे क्वेश्चंस की गाइस, सब वीडियोस तुम्हारे लिए मैं ला रहा हूँ। ठीक है, और बाकी बहुत सारी वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमसे कहता है कि इसमें द एलिमेंट ए वन विद गोल्डन फ्लेम इन एयर द इंटरेक्ट विद अनदर एलिमेंट बी जिसका एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, तो गाइस देखो जो अपना एलिमेंट बी है, तुम आई होप कि उसे आइडेंटिफाई कर गए होगे उसके एटॉमिक नंबर से। देन टू गिव अ प्रोडक्ट सी, ये दोनों जो जब रिएक्ट करते हैं गाइस, जो प्रोडक्ट सी देते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स अ कंपाउंड डी एंड लिबरेट हाइड्रोजन क्लोरीन gases. Identify ABCD और also write down the gases equation for the reaction involved। तो गाइस देखो इतने एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हमसे पूछी हैं, तो एक एक करके आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बी जो अपना एलिमेंट बी है, आई होप तुम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर चुके हुए, जो कि गाइस अपना क्लोरीन है। ठीक है, इनने कहा कि ए वन विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, ए जो है वो गोल्डन फ्लेम के साथ वन होता है एयर में। ठीक है, तो वो भी गाइस आप जान गए होंगे अपना सोडियम है। ठीक है, तो जो अपना ए एलिमेंट है वो सोडियम है, बी वाला गाइस अपना क्लोरीन है, और सी वाला गाइस क्या है, इनका सॉल्यूशन, इनका जो इनका बेसिकली प्रोडक्ट का है, इनके रिएक्शन हो रही है, तो गाइस वो क्या होगा, NaCl। ठीक है, और जो गाइस इतने डी वाला हमसे कहा था, डी वाला कैसा आएगा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, जो प्रोडक्ट सी का एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका गाइस जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड डी बनेगा, वो क्या होगा, NaOH। ठीक है, तो जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनेगा। ठीक है, तो ABCD में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। देन गाइस तो कोई हमसे कहते हैं कि ऑल्सो राइट डाउन द गैसेस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, कि इनमें कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। तो गाइस देखो दो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। क्या, सबसे पहले एलिमेंट ए इज अ सोडियम डेट वन विद गोल्डन फ्लेम, तो देखो इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन में दे दिया है, बेसिकली में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और एलिमेंट बी इज ए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आपने बताना है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन होगा आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, तो गाइस देखो सबसे जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है कि सोडियम क्लोरीन से Na प्लस Cl2 इक्वल टू गाइस अपना 2NaCl। ठीक है, तो इसे बैलेंस करके आप लिख दोगे। देन गाइस जो दूसरी रिएक्शन हुई है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे, उसमें गाइस जो NaCl है H2 जब ये रिएक्ट करेंगे तो NaOH और Cl2 और H2O। ठीक है, तो गाइस ये अपना जो बेसिकली क्लोर प्रोसेस भी होता है, आई होप तुम जान गए। देन देखो गाइस इन जो सोडियम डीएम से गायब हो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आई होप कि तुम्हारा सही गया होगा। देन आते गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर, हमसे कहता है कि व्हाट परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट इन एफ टू जनरेशन प्रोजेनी वेयर राउंड एंड मेंडल्स क्रॉस बिटवीन द राउंड एंड रिंकल्ड पी प्लांट। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या होता है कि कितने परसेंट या कितने प्रोपोर्शन में गाइस जो F2 जनरेशन में प्लांट हमें दिखते हैं, और मतलब उनकी प्रोजेनी हम देखते हैं राउंड प्रोजेनी इन द मेंडल्स क्रॉस बिटवीन द राउंड एंड रिंकल्ड पी प्लांट। तो गाइस तो जो रिंकल्ड एंड पी प्लांट है ये अपना क्या होगा, तो गाइस ये अपना होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो देखो इसमें रिंकल्ड और राउंड पी प्लांट है। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं। तो गाइस देखो इसमें जो बेसिकली आप देखोगे तो क्या हुआ है, तो देखो यार देखो इसमें हमारे सामने जो राउंड और रिंकल्ड पी प्लांट है गाइस, इसमें सबसे पहले हमें F1 जनरेशन में सभी राउंड प्लांट दिखेंगे, क्यों, क्योंकि राउंड जो है इसको डोमिनेंट ट्रेड है। ठीक है, देन जो अपना F2 जनरेशन होगा गाइस उसमें आपको 75% जो है राउंड दिखेंगे और 25% रिंकल। ठीक है, अब जो इसके बेसिकली डायग्राम ये फिगर है गाइस आपने बना के आनी है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हुआ। देन आता है अगले क्वेश्चन पे। अब यार देखो इतना बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी देखो लैंग्वेज काफी बड़ी आपको दिखेगी, बाकी क्वेश्चन गाइस आपके लिए आसान ही होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है गाइस व्हाइल आउटसाइड हिज होम चिराग हियर्ड एन ओल्ड लेडी इन हर नेबरहुड yelling at her daughter-in-law for not giving a word to a male child for 3 years. He, being an educated man, explained the old lady the woman cannot blame for giving a word to a male or female child because the sex of newborn child is matter of chance and none of parents may be considered responsible for it. Justify this statement made by Chirag with the help of flow chart showing determination of sex of newborn. ठीक है, तो गाइस देखो क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या कहता है,
तो भाई देखो पूरे क्वेश्चन को पढ़ के हम बहुत कम शब्दों में से समझे, तो मैं बताना क्या है इसमें, देखो गाइस हमें बताना है कि वाई वुमेन इज नॉट कैन नॉट बी ब्लेम फॉर गिविंग अ बर्थ टू अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ठीक है, ये चीज आपने बतानी है। तो ऐसे इसके पीछे क्या रीजन है, तो गाइस देखो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे कि इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एन ओवम कैरिंग एक्स क्रोमोसोम देन द चाइल्ड वर्थ विल बी द गर्ल, ठीक है। तो इसमें आपने बताया जाए कि वाई शी गिविंग अ वर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो गाइस उसका रीजन आपने बताया कि अगर जो है एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होगा ओवम के साथ जिसमें खुद एक्स क्रोमोसोम होता है, तो गाइस एक्स एक्स जो बेसिकली अपना गर्ल का क्रोमोसोम बनेगा, जिसका गाइस आपके सामने फिगर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है। देन गाइस देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे आप, देयरफॉर इट इज ए स्पर्म फ्रॉम द father which determine the sex of child, thus the baby is determined by the type of sperm that fuses with ovum. The human male produce two type of sperm is equal proportion, so there are 50% chance of male child, 50% chance of फीमेल चाइल्ड। तो गाइस देखो बेसिकली हम जानते हैं कि जो स्पर्म होता है उसमें दो टाइप के अपने क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब गाइस अगर एक्स एक्स को कॉम्बिनेशन बनेगा तो गर्ल चाइल्ड, अगर गाइस वाई एक्स जो है क्रोमोसोम कैरी होगा तो वो बनेगा एक्स वाई जो कि होगा अपना मेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये रीजन आपने बताना है, इसमें आपने बताना है कि 50-50 चांस जो है गाइस दोनों ही केसेस में होते हैं, ठीक है। तो इट इज द रीजन वाई सी और द वुमेन कैन नॉट बी ब्लेम फॉर गिविंग अ बर्थ टू अ फीमेल और मेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये इसका गाइस पूरा सॉल्यूशन है। अब आते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर, हमसे कहता है कि नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। देन गाइस बी वाला जो क्वेश्चन कहता है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कहता है कि कौन सा वो ऐसा मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो गाइस तो द फ्लावर इज सेपल्स एंड पेटल्स और नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। तो ये आपने बताना है क्योंकि गाइस देखो बाकी हम जितने भी पार्ट देखे हैं अपना एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया, ठीक है। तो ये जितने पार्ट होते हैं गाइस ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो अगर हम बात करें पेटल्स के सेपल्स की, तो ये बस सपोर्ट के लिए है फ्लावर को, ये गाइस जो है एक फ्रेगनेंस नेक्टर के फॉर्म में एक काम करते हैं, ठीक है। तो देखो इनने कहा ये दे स्पेशलाइज इन प्रोटेक्टिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ड्रॉप पॉलिनेटर लाइक insect and word. The gynosium and androsium are the flowers essential part that are directly involved in the reproduction, ठीक है। तो कौन सा पार्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, ठीक है। लेकिन गाइस जो ये अपने दोनों पार्ट है पेटल्स और सेपल्स, ये नॉन एसेंशियल है। देन गाइस बी वाला कहता है हमसे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का हमें डिफरेंस बताना है, वो क्या बताएंगे। तो गाइस देखो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, तो ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा फ्लावर टू अ स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, ठीक है। तो गाइस सेम प्लांट हो जब वो अपने खुद ही जो प्लांट होगा बेसिकली अगर उसमें जो एंथर ट्रांसफर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, तो गाइस वो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन गाइस क्रॉस पॉलिनेशन इसका अपोजिट, ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्पीसीज के, और गाइस सेम स्पीसीज के फ्लावर में जो एंथर मतलब जो पोलन ग्रेन वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर के, ठीक है। तो गाइस वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। देन आते हैं अपने इसमें अगले क्वेश्चन, वो कहता है कि नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द पार्ट फ्रॉम वन ऑर्गन विच प्लेस टू अनदर ऑर्गन विच प्लेस, ठीक है। तो गाइस आपने बताना है कि जो है ये वेना कैवा ऑल जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीनेटेड या ऑक्सीनेटेड कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, देन कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में जो बेसिकली लेके जाती है वो सब आपने बताना है, ठीक है। तो यार देखो इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले गाइस वेना कैवा का जो सेंट्रल वीन और अनदर नेम ऑफ वेना कैवा, इसका दूसरा नाम जो कि गाइस सेंट्रल वीन है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कभी कभार। तो देखो इतने कहा है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी एंड enter into the top of right atom by a superior vein cava। बाकी गाइस देखो हम अपर बॉडी से ये जो है बेसिकली हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू, ठीक है। Similarly, deoxygenated blood from legs and abdominal cavity enter the right atom bottom via a inferior vena cava। लेकिन गाइस जो inferior vena cava होती है वो अपने legs और abdominal cavity में जितना भी deoxygenated blood होता है उस right atom में लेके जाती है, ठीक है। तो vena cava का आपने बता दिया। तो गाइस देखो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है जो अपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट होता है गाइस राइट वेंट्रिकल टू द लंग, जहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे लंग्स में जाके जो कि ऑक्सीनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो आपने बताना है। देन गाइस आते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पर, वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम
सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। ठीक है, तो गाइस देखो इसने हमसे क्या कहा है, इसने कहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इस 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें डायग्राम बनाना है कि किस टाइप की इमेज बनेगी। ठीक है, तो गाइस देखो अपना जो बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा -10 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी 50, जो कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होती है, बात आपने याद रखनी है। देन गाइस सिंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ, हेंस द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, तो गाइस ये बात आपको पता होगी इमेज फॉर्मेशन की यार, जितने भी अपने डायग्राम से गाइस जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब आपने याद रखनी है। ठीक है, तो गाइस कौन सी कंडीशन अपनी लास्ट वाली, इसमें क्या होगा कि जो अपनी इमेज होगी ना गाइस वो एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, और जो है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बनेगी। ठीक है, तो लास्ट वाला केस होता है अपना कॉन्वेक्स लेंस का, आई होप तुम्हें आता ही होगा। देन गाइस आता है अगले क्वेश्चन, वो कहता है कि जो एक्स वाई है वो नैरो वी में अगर पास करे ग्लास प्रिज्म से। ठीक है, तो एक्स वाई आप देख सकते हो जो है बेसिकली ए बी सी जो है ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, तो इसने कहा है कि ट्रेस इट योर पार्ट आंसर शीट सो द पाथ ऑफ इमरजेंट बीम ऑब्जर्व इन ऑन द स्क्रीन पी क्यू की, जो पी क्यू स्क्रीन होगी उस पर आपको कौन कौन से बेसिकली क्या दिखेगा, कौन से कलर्स दिखेंगे ये बताना है हमें। ठीक है, और बताना है कि कौन सा फेनोमेना है, बहुत आसानी से गाइस आप ये जान गए होगे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइल्ड लाइट, या गाइस हम इसे कहते हैं यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ वाइल्ड लाइट। ठीक है, तो कोई भी आप नाम दे सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ वाइल्ड लाइट इज कॉज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर, जो कि कलर्स गाइस आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, विबग्योर, उल्टा विबग्योर हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो गाइस ये अपना जो फेनोमेना है वो कौन सा है, डिस्पर्जन ऑफ वाइल्ड लाइट, या गाइस हमने स्प्लिटिंग ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये आपने बताना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आते हैं इस अगले क्वेश्चन पे, वो कहता है क्रिएट अ टेस्ट फूड चेन डिपिक्टिंग द 4 लेवल ट्रॉफिक लेवल की, जो 4 लेवल ट्रॉफिक लेवल है वो फूड चेन आपने बनानी है। देन वाई टू नॉट फाइंड ए फूड चेन ऑफ मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल इन नेचर की, क्यों जो 4 साथ है, अगर हम गाइस बात करें कि फूड चेन नहीं हो सकती। अब यार देखो एग्जिस्ट कर सकते हैं 5 लेवल की फूड चेन भी होती है, लेकिन गाइस जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखें तो ऐसा क्यों नहीं होता, वो रीजन आपने बताना है। आई होप तुम जान गए इसका जो सॉल्यूशन होगा, बाकी मैं बताता हूँ क्या। कि जो देखो फर्स्ट वाला पार्ट अब हमसे कहता है कि आपने पहले तो एग्जांपल देना है, आपने दे दिया ग्रास, एंटीलोप, टाइगर, वल्चर। ठीक है, अब गाइस जो बी वाला पार्ट वो हमसे हम कहते हैं कि ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू 10% लॉ द amount of energy available will not be sufficient for the survival of organism in the fifth trophic level की, जो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म होगा ना यार, उसके एनर्जी, या हम गाइस कहें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर इतनी अवेलेबल ही नहीं होगी। उसके पीछे रीजन क्या है, 10% लॉ, या आपने लिखना है कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके आंसर का गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग द स्काई अपियर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड की, जो पैसेंजर है हाई एल्टीट्यूड पे उसे जो क्लाउड है गाइस वो मतलब जो स्काई वो डार्क क्यों दिखता है, उसके पीछे गाइस देखो रीजन क्या है। रीजन ये है कि यार देखो इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक मीडियम होता है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, उसमें कोई पार्टिकल नहीं होता है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइट है वो स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, इसलिए गाइस ये रीजन है। देखो भाई गाइस देखो लैंग्वेज में क्या लिखोगे आपकी, एट हायर एल्टीट्यूड इधर द एटमॉस्फेरिक मीडियम इज रेयर और देयर इज नो पार्टिकल प्रेजेंट ऑन एटमॉस्फेयर, दस स्कैटरिंग वाइल्ड लाइट विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, और इसमें हैंस द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो आपने बताना है। देन गाइस देखो अगला जो पार्ट होगा वो क्या है, उसका आंसर टिंडल इफेक्ट, आई होप तुम जानोगे। ठीक है, जो कीवर्ड है इसका क्या कि टिंडल इफेक्ट डील विद फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वाइल्ड लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल व्हेन द फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर रूम द पार्टिकल प्रेजेंट इन द रूम बिकम विजिबल ड्यू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट tiny water droplet in the mist scatter light। ठीक है, तो एग्जांपल भी दे दिया है मैं कि गाइस जो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है यार कि जो अपनी वाइल्ड लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी उसमें। गाइस आपको अगर हम देखें एक रूम में यार छोटा सा छेद भी होगा ना, उसमें गाइस अगर सनलाइट आ रही है तो आपको दिखेंगे जो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमने देखा। देन गाइस अगला वाला कंपास निडल, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट करिंग कंडक्टर स्ट्रेटी और ऑब्जर्वेशन। तो गाइस देखो दो केसेस हैं, इनमें हमें बताना है कि इनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें दिखेगी कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इन द वायर इज इंक्रीज, इसका रीजन बताना है। देन गाइस जो कंपास निडल को अगर हम दूर जो है प्लेस करें तो क्या होगा। ठीक है, तो गाइस तो ए वाला जो पार्ट है वो कहता है कि डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल इंक्रीज एट द मैग्नेटिक फील्ड इन द करंट करिंग कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट।
ठीक है, कि जो बेसिकली करंट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जो करंट उससे फ्लो करेगा। देन गाइस जो बी वाला पार्ट है वो कहेगा कि जो अपना डिफ्लेक्शन है गाइस वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या कि डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज एट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो गाइस आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यार देखो, ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें जितने भी क्वेश्चंस गाइस आपको आसान लगे हैं बहुत अच्छी बात, जितने भी गाइस आपको थोड़ा बहुत मुश्किल लगे हैं तो उन पर तुम्हें ध्यान देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस जो लैंग्वेज इसमें लिखी है। ठीक है यार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको आंसर पता होगा लेकिन उसे लैंग्वेज में कैसे बना के लिखना है गाइस वो आप तभी जान पाओगे जब तुम इन क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलेगा इस सही था इस वीडियो में। बाकी ये अपने टॉप 10 क्वेश्चन गाइस हो गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। बाकी गाइस एमसीक्यू की वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी उससे पहले देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टॉप 20 एमसीक्यू हैं गाइस इन्हें जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलेगा इसी तरह इस वीडियो में मिलता है अगले सुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बना रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।